सो अगले 10 to 15 लेक्चर जो आपके होने वाले हैं वो कुछ टेक्निकल टॉपिक्स की बेसिक्स को मैं आपके स्ट्रॉन्ग करूंगा। सो आपको ये काम करना है कि ये वाले लेक्चर्स को देखना है लाइव क्लास में भी। और जैसे मैंने आपको बताया कि संडे हमारा मॉक टेस्ट है, कल टुमारो क्लास में मॉक टेस्ट होगा जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। आपने उसको सॉल्व करना है विच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस 2 क्लासेस। तो उसके बेसिस पर आप उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे एंड देन आई असेस कि आप क्या कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसका आप मुझे एक्सेल की पीडीएफ बनाकर मेल पर भेजेंगे, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। तो आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो कुछ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स के लिए, उसकी पूरी हम हेडलाइन लिख लेते हैं कि सर वो क्या क्या सीरीज होगी। एक होगा डेफर टैक्स, दूसरा होगा लीज अकाउंटिंग, उसके बाद इम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसके बाद होगा डेरिवेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसके कॉन्सेप्ट हम पहले बहुत अच्छे से समझेंगे। सो ये क्लासेस मैं कंडक्ट करने वाला हूं, तो साइमल्टेनियसली आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन ये बात मान के चलिए कि ये काफी टेक्निकल पार्ट होता है, स्पेसिफिकली डिप्लोमा इन आईएफआरएस में। और जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं ये वाला पोर्शन काफी टेक्निकल बच्चों को पड़ता है। और अगर आईएफआरएस में स्पेसिफिकली बात करें तो डेफर्ड टैक्स, लीज अकाउंटिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, उसके बाद कंसोलिडेशन। तो ये अब 5 टॉपिक के बेसिक्स को हम समझेंगे। हमारा पूरा टारगेट है कि मार्च के मंथ में, ये पूरा मार्च के मंथ तक इनके कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और साइमल्टेनियसली आपको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं मेरे एलएमएस, हमारे एलएमएस में वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसको भी आपने देखना है। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और एक सेपरेट एडवांस कॉन्सेप्ट, और इन्हीं चैप्टर्स के मैंने पास्ट लाइब्रेरी के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं पास्ट एग्जाम के, तो वो भी आपको देखना है। सो ये एक स्पेसिफिक सीरीज है जिसको आप बहुत अच्छे से सिंसियरली समझिए, क्योंकि इसमें से एग्जाम में 40% पेपर आ जाएगा, इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कितना परसेंट? 40%। और इट मे बी पॉसिबल कि 50 से 60% भी हो जाए, हायर साइड 60%, क्योंकि 25 मार्क्स का कंसोलिडेशन फिक्स है आना। तो 25% तो वैसे ही हो गया। शेयर बेस्ड पेमेंट में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में से लीज। तो 50% तो मैं मिनिमम मानूंगा। तो आपने अगर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको हम 3 तरीके बता रहे हैं। पहला, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको इसके दिए जा रहे हैं। तीसरा, लाइव लेक्चर भी आपको मिल रहे हैं इसके। और चौथा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। तो इतना सब कुछ हम इसमें करने जा रहे हैं। तो अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि एक अच्छे प्रोफेशनल डिग्री को अचीव करने के लिए आपका बेस काफी स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। अगर फाउंडेशन में जरा भी गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेट्स बिगिन विद द डेफर टैक्स। तो हम जो समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं डेफर्ड टैक्स कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें डेफर्ड टैक्स को समझना है। तो
डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट कैसे अराइज होता है, उसके लिए समझिए कि टू सेट ऑफ रूल होते हैं अकाउंटिंग के, टू सेट ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सर ये टू सेट ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? टू सेट ऑफ रूल ऑफ अकाउंटिंग मींस एक होती है आईएफआरएस और यूएस गैप के बेसिस पे अकाउंटिंग, जिसको हम बोलेंगे बुक्स, बुक्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग हो रही है। जैसे अमेरिका में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं? यूएस में यूएस गैप के बेसिस पे। और सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो फॉलो करता है इंक्लूडिंग इंडिया, वो फॉलो करता है आईएफआरएस। तो आपसे इंटरव्यू में कई बार डेफर्ड टैक्स पूछा जा सकता है। तो आज आप सोचिए कि आप कोई भी अगर किसी टेक्निकल राउंड में आप अपीयर होते हैं, आपसे वो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स? तो आप बिल्कुल लेमेन लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि सर बुक्स जो होती है वो दो तरीके से मेंटेन की जाती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो एज पर अकाउंटिंग रूल्स या तो आईएफआरएस के बेसिस पे या यूएस गैप के बेसिस पे। लेकिन जो हम इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं, टैक्सेशन, वो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं, वो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। टैक्सेशन किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो भी हम टैक्स पे करते हैं उसके लिए हमें टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? टैक्सेबल प्रॉफिट। तो क्योंकि अकाउंटिंग के रूल्स और टैक्सेशन के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी, डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू टेम्पोररी डिफरेंस। तो अगर कोई भी डिफरेंस टेम्पोररी डिफरेंस के कारण अराइज हुआ है तो उस डिफरेंस के ऊपर जो भी टैक्स कॉन्सिक्वेंस होगा उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? डेफर्ड टैक्स। सर ये तो काफी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, कितनों को ये बात समझ में आ गई? पहले तो ये लिख दो कि हाँ सर ये कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा, धुंधला धुंधला। और जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वो भी लिखें कि सर क्या बोल दिया आपने। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया वो बिल्कुल लिखें कि सर कुछ थोड़ा बहुत आया। तो ये समझिए कि सर अकाउंटिंग और ये टैक्सेशन, अब हम बिल्कुल एग्जांपल से समझेंगे और भी बेसिक रूल्स। आपने एक पीपीई बाय की, क्या बाय करी? पीपीई बाय, ठीक है बेटा। वो पीपी थी $1 लाख की। यस सर, $1 लाख की हमने पीपी बाय करी, मतलब एसेट बाय करी, फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है? अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग बोलता है इसकी लाइफ कितनी है। तो हमने बोला इसकी लाइफ सर 10 साल है, तो बेटा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया एसएलएम मेथड से? तो सर 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000। तो ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, दिस इज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अकाउंटिंग ने बुक कर लिया 10,000। जब इनकम टैक्स आया तो इनकम टैक्स क्या होता है? बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा सोचना है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो और आपने बहुत हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो कहीं ना कहीं आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया $100,000 का, तो आप कहीं ना कहीं इससे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज करोगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करोगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले, तो हम आपको कुछ इंसेंटिव्स देना चाहते हैं। हम आपको एक बेनिफिट देते हैं कि आप पहले साल में 50% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। टैक्स ने क्या बोला? 50% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। क्यों दिया सर ये इंसेंटिव्स? क्योंकि आप उनका सोचना है कि यार आपने इतना अमाउंट हैवी एक्सपेंडिचर किया है, तो अगर आप इस साल 50,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे तो आपकी टैक्स 50,000 एक्सपेंसेस बुक करोगे। तो अगर एक्सपेंसेस 50,000 बुक करोगे तो टैक्स की लायबिलिटी भी कम आएगी। तो आप मुझे बताइए, दोनों के एक्सपेंसेस में डिफरेंस है या नहीं है? लेकिन ये डिफरेंस जो है परमानेंट नेचर का है या टेम्पोररी नेचर का है, इसको हमने समझना है।
तो आप मुझे बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या हम बात करें बुक्स, अकाउंटिंग सिस्टम मैक्सिमम कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है? सर क्या बात करते हो आप? एक, दो, बिल्कुल सिंपल भाषा में, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सर 10 साल है तो हर साल 1 लाख डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। मल्टीप्लाई सी किया, 1 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया हर साल। तो इन एनी कंडीशन 10 लाख से ज्यादा का डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो टैक्स की बुक है, वो तो क्या बोल रही है, पहले साल 50,000 ले लो, दूसरे साल भी 50,000, सॉरी 1 लाख था ना, हाँ मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 10,000 आएगा। ठीक है बेटा, एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने यहाँ पे 50। दोनों ने मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना दिया है? दोनों ने ही सर 1 लाख का दिया है। इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, दोनों ने ही 1 लाख का दिया, लेकिन यहां पर 10,000 है अकाउंट में और टैक्स में है 50,000। तो यहां पर टैक्स में जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है, मोर डेप्रिसिएशन है, मोर डेप्रिसिएशन। हाँ सर, लेकिन यहां पर एक टाइम आके ये तो निल देगा, तो ये लेस है। तो जो पहले ज्यादा दे रहा था वो बाद में उस चीज को नलीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं कि सर दोनों में रूल अलग अलग हैं, लेकिन डिफरेंस टेम्पररी क्यों है कि आज यहां पर 10,000 है तो वहां पे 50,000, एक टाइम ऐसा आएगा यहां पे 10,000 है तो यहां पे जीरो। तो सर टेम्परेरी डिफरेंस मतलब अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर या कोई ऐसी इनकम की आइटम जो रिकॉर्ड तो दोनों में होता है, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड दोनों बुक्स में होता है बट डिफरेंट पीरियड में हो, तो एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्डेड इन द डिफरेंट पीरियड, रिकॉर्डेड इन द डिफरेंट पीरियड मतलब सर देखिए अकाउंटिंग में 10 ईयर में रिकॉर्ड हुआ और टैक्सेशन में, तो ये जो डिफरेंसेस हैं इस डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं? टेम्पोरेरी डिफरेंस। बात समझ में आ गई? तो ये टेम्परेरी डिफरेंस के कारण ही क्या अराइज होता है? डिफरेंस। कितनों को ये बात अब थोड़ी बहुत समझ में आ गई कि सर अकाउंटिंग बुक्स और टैक्सेशन की बुक्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं? उसका वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि एक पीरियड में टैक्स में रिकॉर्ड हो रहा है तो दूसरे पीरियड में अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है, तो डिफरेंस ऑफ टाइमिंग के कारण जो टैक्स इफेक्ट आ सकता है। अब सर टैक्स इफेक्ट को कैसे समझे, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। अब बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IAS 12 इसके ऊपर गवर्न होता है। तो अभी तो हम मेन लेक्चर की भूमिका बना रहे हैं ना सर। ये तो एक्सपेंसेस का नाम हो गया, चलिए और कोई सर इनकम के बारे में भी तो बताइए, क्योंकि आपने भी इनकम बोला, ये भी समझ लेते हैं। अब मुझे बताइए, IFRS और US गैप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? हम्म। तो आप बोलेंगे सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे वो अक्रूवल बेसिस पर बनाए। तो मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया, पिछले से पिछला लेक्चर देखिए, उसमें इनकम के बारे में हम समझ रहे थे। तो सर उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी दी है, या चलिए छोड़ो, एक और हम रेंटल प्रॉपर्टी छोड़ते, मान के चलिए आपने किसी को गुड्स सेल करना है, ठीक है, या सर्विसेज के बारे में बात करें, चलो और भी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक आप जिम चलाते हो,
जिम जिम के ऑनर हो आपके वहां जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, आपने बोला यार हम 3 साल की मेंबरशिप दे रहे हैं आपको, मात्र $12,000 में। ये 3 साल आप जनवरी में आप आए हो, तो अकाउंटिंग पहले साल कितनी इनकम रिकॉर्ड करेगा, बस मुझे ये बता दो, फर्स्ट ईयर एज पर द अक्रूवल बेसिस। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सर आप बोलोगे कि सर फर्स्ट ईयर में अक्रूवल मतलब ये 3 साल का पैसा है ना, तो ये 12,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 4,000 को हम क्या मानेंगे, अकाउंटिंग में इनकम मानेंगे। यस सर, अकाउंटिंग में आपने इसको इनकम मान लिया। लेकिन टैक्स लॉ क्या बोलता है यार, बोले हमें कोई मतलब नहीं है, आपने पैसा कितना रिसीव किया, 12,000, बोले 12,000 पे टैक्स दे दो, इनकम 12,000 मान लो। इनकम कितनी मान लो, 12,000। तो हम ये बोल सकते कि सर अकाउंटिंग में 4,000 तो इनकम है, बाकी 8,000 क्या है, व्हाट इज दिस 8,000 को क्या बोलेंगे, इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप एक वर्ड बोलोगे, अनऑन्ड रेवेन्यू, कि इनकम एडवांस में मिलेगी। तो दोनों में डिफरेंस है। तो सर अकाउंटिंग तो क्या बोल रहे हैं, बोले पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 4,000, 4,000, 4,000। टैक्स भाई साहब क्या बोल रहे हैं, बोले पहले साल ही क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो, जीरो। दोनों में रिकॉर्ड तो 12,000 ही हुआ है, लेकिन डिफरेंट अकाउंटिंग डिफरेंट पीरियड्स में हुआ है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो या तो अकाउंटिंग में पहले रिकॉर्ड हो रहे हैं, बाद में टैक्सेशन में हो रहे हैं, या पहले टैक्सेशन में हो रहे हैं, बाद में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये टेम्परेरी, इसी को हम बोल रहे हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो इस टाइमिंग डिफरेंस के कारण ही क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स। तो अभी हमने कोई डीटीए डीटीएल, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को नहीं सीखा। हमने तो सिंपल कॉन्सेप्ट सीखा है कि सर अभी डेफर्ड टैक्स क्या बोल। तो बेटा अगर एग्जाम में थ्योरी आई 1 नंबर की लिखने को, आईएफआरएस में जैसे आती है, तो एक एक लाइन लिखोगी, डेफिनेट डेफर्ड टैक्स की डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे, क्या आप लोग क्या लिखोगे, आप समझ चुके होंगे, आप लिखो जरा, एक एक लाइन लिखो, मौका दिया है मैंने आप कि समझने के बाद अपनी भाषा उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं देख रहा हूं कौन क्या लिख रहा है। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्स इनकम, ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंस जरूर लिखिए, क्योंकि डिफरेंस तो किसी नॉन टेम्परेरी रीजन के कारण भी आ सकता है, वो भी हम समझेंगे। लेकिन आपने अगर केवल ये सोचा कि डिफरेंस ओनली अगर आपने समझा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो डेफर टैक्स जो होता है वो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अराइज होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर टैक्स। तो सर अगर मैं अब आपको और भी टेक्निकल, अब थोड़ा सा टेक्निकल बात, मैं अगर आपसे बोलूं अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि मैंने तो आपको टेक्निकल पार्ट भी पढ़ाना है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये 4 आइटम आप पहले देख लो बेटा। ये बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट भी कहलाते हैं। तो जब ये बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट कहलाते हैं, तो आप मुझे बताइए इनके कारण डेफर्ड टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा। अभी हम ये नहीं पूछ रहे कि डीटीए बनेगा या डीटीएल बनेगा,
अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं सर, डेफर टैक्स तो बनेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कहां पर अकाउंटिंग इनकम ग्रेटर देन टैक्स इनकम होगी, ये आपको अगला बताना है। यस यस बताना है। कई बार यूएससीपी के एग्जाम इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते कि कहां के केस में अकाउंटिंग इनकम ग्रेटर देन टैक्स इनकम होगी, या टैक्स, या यहां पर यस लिखिए, यहां पे नो लिखिए। चलिए चार ऑप्शन है। अकाउंटिंग इनकम कहां पर ज्यादा होगी, यहां पर अकाउंटिंग इन ग्रेटर देन इनकम है या टैक्स इनकम ग्रेटर देन है। आपको चार कॉलम बताना है। यहां पे यस लिखूं, यहां पे नो लिखूं, क्या लिखूं? पहले पहला बताइए, सिर्फ पहले पे फोकस कीजिए, सोचने में समय लगेगा। यस नो या नो यस। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ा है, अक्रूड इनकम, मौका दे रहा हूं सभी को। अब आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, अक्रूड इनकम, मतलब अर्न हो गई बट रिसीव नहीं हुई है। और आसान करने के लिए या नेचर पे लिख देता हूं, समझने के लिए, अर्न बट नॉट रिसीव। सोच पा रहे हैं ऐसा कि ऐसे रिक्रूट का मतलब ही यही होता है, पिछला लेक्चर से कॉन्टेक्स्ट में है। तो सर जो चीज अर्न हो गई है, रिसीव नहीं, तो रिसीव हमेशा लेस होगा, तो सर यहां पर यस होगा, ये नो हो जाएगा। अर्न हो गई ना, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको 12,000 अर्न हो गया, बट लेट से रिसीव आपका 10 ही हुआ था, ऐसे समझो। तो इस लेवल पे सोचना पड़ता है। तो अभी मैंने इनकम की बात करी है, और जानबूझ के मैंने एक्सपेंसेस वहां पे लिखा है, क्योंकि यही सोचवाना है मैंने आपसे। दूसरा पॉइंट सोचिए, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब रिसीव्ड बट नॉट अर्न। मतलब अर्न जो है वो रिसीव्ड से छोटा है। अभी इनकम इनकम की बात हुई ना, तो यहां आ जाएगा नो वर्सेस यस। अनअर्न्ड का मतलब तो यही होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला, एक्सपेंसेस में इनकम के पॉइंट पे सोचना, मैं ये बोल रहा हूं अकाउंट इनकम लिखा है मैंने, ये है ना, और यहां मैंने दे दिया एक्सपेंसेस। अब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो सर आपने बोला प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या बोला? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब कहीं ना कहीं पेड ज्यादा है। अगर आपकी बुक्स में प्रीपेड आ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर अगर 12 था, प्रीपेड 12 था, सॉरी पेड 12 था, आपने एक्चुअल में पेड 15 कर दिया हो, तो एक्स्ट्रा पे कर दिया है। तो जहां पर एक्स्ट्रा पे करोगे, जहां पर एक्स्ट्रा पे करोगे वो तो टैक्सेशन है, तो एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो इसकी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सर यहां पर हम लिख सकते हैं यस वर्सेस नो, क्योंकि पेड ज्यादा है एक्सपेंडिचर का में, तो टैक्स में एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो टैक्स का एक्सपेंसेस ज्यादा होगा तो उसकी इनकम कम होगी। तो यस नो। तो इसके लिए क्या लिख रहे हैं सर? एडवांस पेड, एक्स्ट्रा पेड। चलिए लास्ट आपको ही सोचना है, लास्ट।
सर अक्रूड एक्सपेंसेस मतलब पहले तो यहां नेचर लिखिए, ड्यू बट नॉट पेड। मतलब सर एक्सपेंडिचर हो गए एग्जाम्पल के लिए 12,000, बट हमने पे तो 10 ही किया, तो इसका मतलब 2,000 क्या है, अक्रूड है या आउटस्टैंडिंग है, ये वर्ड आप कह सकते हैं। तो सर यहां पर 10,000 के हिसाब से डिडक्शन ली होगी तो इसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम क्लेम किया तो इनकम ज्यादा होती है, यस वर्सेस नो। ये चार्ट आप बना लेना, अब आप में से इसको कई लोग रटने की कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एग्जाम पास करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझिए कि आपको मेन लेक्चर ना समझ में आया हो चल जाएगा, लेकिन ये लेक्चर आपको समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए। और किसी भी दुनिया की किताब में ये चार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सेल्फ कंपोज्ड। ये क्या है, इनकम लिखा है ना, इसका नेचर में इनकम, ये समझ रहे हैं ना, अकाउंटिंग इनकम। ये इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? कितनों को ये बात पूरी तरीके से 100% क्लियर हो गई, वो हैंड रेस कर दो कि हाँ सर, 100% हमको। लेकिन ये बात आपको तभी अच्छे से क्लियर हो सकती है जब आप पिछले लेक्चर को पढ़कर आ रहे हैं। पिछला लेक्चर कौन सा था सर? पिछला लेक्चर तो डेफर्ड टैक्स का था ही नहीं। पिछला लेक्चर था अक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, अनर्ड, प्रीपेड, एवरीथिंग हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचना सीख रहे थे। अभी मैं आपको ना एग्जाम पास करने की टेक्निक समझा रहा हूं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्चुअली तो सिखा ही रहा हूं, बट थोड़ा सा एग्जाम भी पास आप कर पाए इस चीजों को समझ के। बिकॉज अल्टीमेटली आपका पहला ऑब्जेक्ट एग्जाम पास करना है। नॉलेज ओवर द पीरियड आ सकता है। मैं हमेशा, मेरी एक सिंपल सी अप्रोच है कि हाउ टू पास एग्जाम। बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, नॉलेज तो गेन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर एग्जाम पास करोगे तो नॉलेज आ ही जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एग्जाम है। लेकिन प्रायोरिटी हमारी अलग है यहाँ पे। चलिए अब आपसे एक एग्जांपल पूछते हैं। मान के चलिए हम बुक्स देख रहे हैं अकाउंटिंग की और ये टैक्स की। यहां पर एक पीपी लिखा है 80,000, और यहां लिखा है 120। कहां की इनकम ज्यादा होगी? टैक्सेशन इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेशन। सोच के लिखना। अकाउंट इज ग्रेटर देन और टैक्स इज ग्रेटर देन। सोचो। सर आपने तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स लिखा, फिक्स्ड एसेट का तो इनकम में कोई इफेक्ट ही नहीं होता, आप ऐसा सोच सकते हो। आपके दिमाग में तो ये चीजें आ रही होंगी, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अभी हम ये डिफरेंस मान के चल रहे हैं कि डिफरेंस 40,000 है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कहां पर डेप्रीशिएशन ज्यादा लगते हुए दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पर डेप्रीशिएशन ज्यादा है, तभी तो वैल्यू कम है ना। ये 80,000 है, यहां पर 120, तो जहां पर डेप्रीशिएशन ज्यादा होगा वहां की इनकम क्या हो जाएगी? क्योंकि डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस है तो वहां की इनकम कम हो जाएगी। तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या सोच पा रहे हैं आप ऐसा? सोच पा रहे हैं सर ऐसा? टैक्सेशन इज ग्रेटर देन अकाउंट। फिर से समझिए,
ये है अकाउंटिंग। यहां पर प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की बुक वैल्यू दी हुई है 80,000, यहां पे लिखी 120। इसका मतलब 40,000 का डिफरेंस है, 40,000 का डिफरेंस है। बट ये जो 40,000 का डिफरेंस है, कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा है, इज मोर देन टैक्सेशन। तभी तो यहां पर, और अगर कहीं पर एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंसेस अगर मोर है, सो इसकी इनकम हमेशा क्या होगी, लेस होगी। तो सर इनकम अगर अकाउंट की लेस है तो टैक्स की ज्यादा ही होगी। बात समझ में आ गई? आप क्लियर है सभी को कि नहीं? आगे बढ़ जाएं। तो देखिए, आपको डिफरेंट तरीके से सोचना सीखना। मैं आपको वो डिफरेंट तरीका समझा रहा हूं। मैं आपको ट्रेडिशनली नहीं पढ़ा रहा कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग, ये नहीं पढ़ रहे अभी। हम सीख रहे हैं एप्लीकेशन। दैट्स वाई ये क्लासेस आर बहुत इंपॉर्टेंट। और इसीलिए बच्चे जब यूएससीपीए में स्पेसिफिकली बोल रहा हूं वो फार पढ़ते हैं, तो ये जो टॉपिक होता है उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, डेफर टैक्स वाला। क्योंकि वो लॉजिक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। और लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के पहले वो नॉन लॉजिक वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती उसके ऊपर सिर खपाते। प्रोसेस आपकी बहुत सही होनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल पूछते हैं आपसे। वारंटी। आने वाले समय में आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है कि वारंटी चार्जेस जो होता है वो हम एस्टिमेटेड बेसिस पर क्लेम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता अकाउंटिंग में। लेकिन टैक्स तो क्या बोलता है, व्हेन एक्चुअल पेड। तो बताइए कहां की इनकम ज्यादा होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं इनकम कहां की ज्यादा होगी, मैं आपको इनकम ज्यादा के वर्ड में पूछ रहा हूं। अगर आपने एक्रूअल बेसिस पर वारंटी चार्जेस क्लेम कर लिए हैं, तो अगेन सिंपल सी बात है सर, जो टैक्स है उसकी इनकम जो होगी वो ग्रेटर देन अकाउंटिंग। बात क्लियर है? तो सर आपने हमको आप अच्छा, इस पर्टिकुलर शॉर्ट एंड स्वीट 30 मिनट्स में आपने क्या सीखा, मैं ये जानना चाहता हूं। कुछ सीखा होगा ना आपने? वो आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि हम क्या सीखे हैं। एक पिन पॉइंट तो आपने दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा ना कि ये सर ये बात अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। क्या सीखा जरा एक एक लाइन में आप लिखो। बिकॉज मेरे को फीडबैक मिलना बहुत जरूरी होता है क्लास में। क्या सीखा आपने, क्या आपके कोई गलत तो नहीं सीख लिया आपने? कुछ सही सीखे नहीं सीखे, मेरे लिए जानना जरूरी है ना। वर्चुअल क्लास से सामने एक बच्चे पहले बैठे होते थे, तो मैं तो फीडबैक ले लेता था पूछ के कि क्या समझ में आया बेटा। अब आप लोग सामने तो बैठे नहीं हो। हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंस, अभी भी वो पॉइंट नहीं आया जो मैं देखना चाहता हूँ। लिखो बेटा सभी लोग, टू आइडेंटिफाई विच इनकम इज ग्रेटर। नजदीक है। वाह, दीपांजलि ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि सर हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हम अगर एग्जाम में फंस जाएं तो हम तो एक ब्रह्मास्त्र आपके इस लेक्चर से समझ रहे हैं। इनकम ग्रेटर कहां पर है, हायर इनकम कहां पर है, ये बात अगर हमने निकाल ली, या लोअर इनकम कहां पर है,
ये बात अगर हम निकालना सीख जाएंगे तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वेरी गुड। अगर आपने ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लिया कि डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन करते समय, ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चंस को सही करने के तरीके, कि सर अगर हमने ये बात समझ ली तो इट मींस दैट कि हम एटलीस्ट क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। मतलब हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, यही देखना किसकी इनकम किससे ज्यादा है। हमारा पहला माइंड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो इसी और होना चाहिए। तो ये था इस लेक्चर का पहला पार्ट। समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेगमेंट में ये होगा।